हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज की शानदार जानदार ज़बरदस्त क्लास में हम सभी लोग बल आघूर्ण के बारे में सीखने वाले हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है दोस्तों, बल आघूर्ण। देखो नाम में इसकी परिभाषा रखी है, नाम में दोस्तों इसकी परिभाषा रखी है बल आघूर्ण, मतलब किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु क्या करने लगे, आघूर्ण। आघूर्ण मतलब होता है कि घूर्णन गति। मतलब जैसे मैं यहाँ पे आपको ये मार्कर लिया हूँ, ठीक है, ये मार्कर पकड़ दोस्तों मैं बल लगाऊँ, जैसे मैंने ये बल यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये बल लगा रहा हूँ, बल लगाने से ये मार्कर क्या होने लगे, घूर्णन गति करने लगे। तो यही जो बल का प्रभाव है ना, यही बल का प्रभाव क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। तो आपको डिफिनीशन रट्टा थोड़ी मारनी है, डिफिनीशन आपको यहाँ समझनी, इसके नाम से डिफिनीशन। बल आघूर्ण, किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु क्या करने लगे, घूर्णन गति करने लगे। तो यही जो बल का प्रभाव है, यही बल का प्रभाव क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। बताओ परिभाषा रट्टा मारनी पड़े क्या? एकदम दोस्तों आपको परिभाषा सुनने में याद हो गया होगा कि किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु घूर्णन अच के पड़ता या वस्तु घूर्णन गति करने लगे, वही बल क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। वैसे ही दोस्तों आप लोग जानते हो कि भाई इसे मान चलो कि कोई ये वस्तु है, ये वस्तु है, इस वस्तु पर अगर हम लोग बल लगाएं, बल ऐसे लगाते हैं और वस्तु यहाँ से यहाँ पे चली आती है, तो इसको हम लोग सिंपल बोलते बल है, इसको क्या बोलते, बल है। लेकिन वही वस्तु पर हमने बल लगाया और वस्तु ऐसे घूर्णन गति करने लगे, तो यही बल क्या बदल जाता है, बल आघूर्ण बदल जाता है। तो वही जो हमने बल पढ़ा हुआ है सिंपल में, वही बल यहाँ पे क्या बन जाता है, बल आघूर्ण बन जाता है। उसमें बल लगाने से वस्तु रेखीय गति करता है और यहाँ पे बल आघूर्ण लगाने से वस्तु घूर्णन गति करता है। बात समझ में आई? अब आपको दोस्तों बल आघूर्ण से जरा सा भी डर नहीं लगना चाहिए, बस आपके दिमाग में ये जरूर सेट होना चाहिए धीरे धीरे कि जो बल आघूर्ण है वह जो हम लोग बल पढ़े हैं ना, बस वही बल है। एकदम दोस्तों वही चैप्टर का 2 कॉपी होने वाला है। हर एक चीज़ को वहाँ पे रेखीय गति पढ़ते थे, यहाँ पे घूर्णन गति पढ़ेंगे, वहाँ पे रेखीय वेग पढ़ते थे, यहाँ पे कोणीय वेग पढ़ेंगे, वहाँ पे रेखीय त्वरण पढ़ते थे, यहाँ पे कोणीय त्वरण पढ़ेंगे। सब कुछ चीज़ें वैसी चलेंगी, बस आपको एकदम जरा सा भी डरना नहीं है। अगर एक बार डर गए तो जान लो आपको ये चैप्टर ना डरा के ही मानेगा, और एक बार नहीं डरे तो आपको ना इस चैप्टर से इतना ज़्यादा लगाव हो जाएगा कि एक एक थ्योरी को पढ़ोगे, एक एक न्यूमेरिकल को लगा के ही मानोगे। तो बल आघूर्ण समझ में आ गया कि किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को बल आघूर्ण कहते हैं। ये दोस्तों ऐसे हो गया, एक फार्मूले से परिभाषा बनाते हैं। एक दोस्तों बल आघूर्ण की परिभाषा इसके फार्मूले से बनाते हैं। फार्मूले से क्या बनाते हैं भाई, देखो पहले मैं फार्मूला लिख दूं, यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा फार्मूला लिख दूं, तब वहाँ से मैं आपको बताऊं कि दोस्तों बल आघूर्ण बराबर फार्मूला होता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का फार्मूला होता है बल आघूर्ण बराबर बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। अब दोस्तों यहाँ से एक फार्मूले से हम लोग इसकी परिभाषा बना रहे हैं, लंबवत दूरी, बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। यहाँ से भी हम लोग बल आघूर्ण की प्यारी सी परिभाषा बना सकते हैं, लेकिन अच्छी परिभाषा आपको ये लगा किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु घूर्णन अक्ष के परितः घूमने लगे, तो यही बल का प्रभाव बल आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, बल आघूर्ण यहाँ परिभाषा क्या लिखो भाई, किसी वस्तु पर देखो किसी कण का बल आघूर्ण। अब देखो कण मैं क्यों लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो मैं बनाया हूँ इसको हम लोग बोलेंगे निकाय। इसको क्या बोलेंगे, इसको आप निकाय बोलो या इसी को आप पिंड बोलो, इसी को आप पिंड बोलो या वस्तु बोलो। ठीक है, वस्तु बोलो या पिंड बोलो या निकाय बोलो। ये दोस्तों निकाय जो होता है बहुत सारे कणों से मिलके बना होता है। क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। तो किसी कण का बल आघूर्ण मतलब जो इसमें बहुत सारे कण होंगे उसमें एक छोटा सा जो कण होगा उस कण का बल आघूर्ण। तो किसी कण का जो बल आघूर्ण होगा उस कण पर लगने वाले बल, जो उस कण पर जो बल लग रहा है उस बल तथा उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी। अब देखो ये क्या हो गया, घूर्णन अक्ष से दूरी क्या होता है,
जैसे मान चलो कि ये मैं मार्कर लिया हूँ, मार्कर को मैं घुमा रहा हूँ, तो मार्कर देख रहे हो ये इसका जो यहाँ पे इंक जहाँ पे है, जहाँ से चलता है, इसी ये क्या हो गया, इसका घूर्णन अक्ष हो गया। इसी घूर्णन अक्ष के परितः ये मार्कर क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो मान ले दोस्तों हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ये इसका क्या हो गया, ये इसका घूर्णन अक्ष हो गया। ये क्या हो गया, घूर्णन अक्ष। इसी घूर्णन अक्ष के परितः ये अपना निकाय या अपना पिंड या वस्तु क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। कब, जब इस निकाय पर बल लगाया गया। ठीक है, तो मैं किसी एक कण की बात कर रहा हूँ, यहाँ मान लेता हूँ मैं कण, यहाँ पे क्या है, m1 है। ठीक है, इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी जो है वह क्या है, r है। ठीक है, ये जो कण है, इस कण की इस घूर्णन अक्ष से दूरी क्या है, r है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये लंबवत दूरी है भाई, लंबवत दूरी क्या है, r है। इस कण पर ये वाला बल लगाया गया F बल लगाया गया, तो ये वस्तु क्या होने लगी, घूर्णन अक्ष के परितः घूमने लगी। तो बल आघूर्ण का परिभाषा यहाँ से क्या हुआ कि उस कण पर लगने वाले बल और उसकी क्रिया रेखा से लंबवत दूरी का जो गुणनफल है, वही गुणनफल क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। वही गुणनफल क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। अब बताओ यहाँ से परिभाषा भी आपके लिए आसान हो गई कि नहीं, कि किसी कण पर लगने वाले बल तथा उस कण की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। किसी कण पर लगने वाले बल और क्रिया रेखा से लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। दोस्तों हम लोग बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, टाउ से। टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर हो गया F गुणे R। R क्या है, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। टाउ बराबर क्या हो गया, F गुणे R, जहाँ पे F क्या है, बल, R क्या है, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। अगर दोस्तों इसी को सदिश रूप की बात करें, ये सदिश रूप में कैसे लिखा जाता है, सदिश रूप में आपका वेक्टर टाउ बराबर, देखो टाउ सदिश राशि है, तो जो सदिश राशियां होती हैं उसके ऊपर हम लोग तीर का चिन्ह लगाते हैं। वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F होता है। वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F होता है। तो बल आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है। अच्छा, इस बल आघूर्ण की दिशा हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों, बल आघूर्ण की जो दिशा होती है R और F की दिशा के लंबवत, किधर होगी, R और F की दिशा के लंबवत होगी। मान चलो कि आपका R और F जो है, R गुणे F XY तल में है, तो Z वाला जो दिशा होगा वही क्या हो जाएगा, टाउ की दिशा हो जाएगी। सिंपल से आपको समझना है कि जो टाउ सदिश राशि है, इसमें दिशा होगी, और दिशा किधर होगी, दिशा दोस्तों R और F की जो दिशा है उसके लंबवत हो जाएगी। अच्छा, इस दिशा को निकालते कैसे हैं, ठीक है, इसकी दिशा दोस्तों हम लोग इसकी दिशा यानी बल आघूर्ण की दिशा, इसकी दिशा दाहिने हाथ की हथेली के नियम से निकालते हैं। किससे, दाहिने हाथ के अंगूठे, लिख लो भाई, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से हम लोग निकालते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से हम लोग क्या करते हैं, इसकी दिशा को निकालते हैं। तो दोस्तों अभी आपने सिर्फ क्या देखा, परिभाषा सीखा। कहाँ से परिभाषा सीखा, एक तो ये प्यारी सी परिभाषा, दूसरी परिभाषा इसके सूत्र से परिभाषा। दो चीज़ें आपको परिभाषा मैंने आपको सिखा दिया। परिभाषा के बाद मैंने बताया इसका सदिश रूप कैसे होता है, और सदिश रूप अगर ऐसे होता है तो इसकी दिशा कैसे निकालते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से। अब दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम क्या है, दाहिने हाथ का अंगूठा देखो, ये है दाहिना हाथ, जिस हाथ से मैं लिखता हूँ ये है मेरा दाहिना हाथ। दाहिना हाथ हो गया, दाहिने हाथ की अंगुलियों को आपको जिधर कण गति कर रहा है, कण की गति की दिशा में, ठीक है, कण की गति की दिशा में अगर आप फैलाते हो और कण की गति दिशा में मोड़ोगे, ठीक ना, और ये अंगूठा किधर रहेगा, जिधर आपका बल लगा हुआ है, ठीक है, तो ये मोड़ने की दिशा जो है वही क्या दिखाएगी, आपका ये बल आघूर्ण की दिशा। अंगुलियों के मोड़ने की दिशा क्या दिखाती है, बल आघूर्ण। ये फैली उंगलियां किधर हो जाएगी, जिधर आपका कण गति कर रहा है, अंगूठा किधर हो जाएगा, जिधर बल लग रहा है। तो ये मोड़ने की जो दिशा होती है वही बल आघूर्ण की दिशा होती है। तो हमने क्या देख लिया कि बल आघूर्ण कैसी सदिश राशि है। अब आते दोस्तों हम लोग इसका मात्रक और बीमा देखते हैं, उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले मात्रक हम लोग देखते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। तो मात्रक की बात करें तो मात्रक देखो क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन, आर दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर। दोस्तों इसका जो मात्रक हो जाएगा ना, वह मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर।
न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, ठीक है। न्यूटन मीटर, या फिर आप कह सकते हो डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं। तो आप देख रहे हो इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक कार्य के मात्रक के जैसा है कि नहीं। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो वहाँ पे भी बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर। तो ये जो है इसका मात्रक ऐसा लग रहा है कि कार्य के मात्रक के जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों ये कार्य से बहुत अलग है। कार्य अपनी अदिश राशि होती है, जबकि बल आघूर्ण कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। कार्य कैसी राशि है, अदिश, जबकि बल आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो ये मात्रक में सेम तो दिख रहा है, लेकिन कार्य से बहुत अलग है, ठीक है। ये हो गया बल आघूर्ण का मात्रक। बीमा की बात कर लेते भाई, इसका बीमा क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर बीमा की बात करें तो यहाँ पे देखो बीमा क्या हो जाएगा, न्यूटन यानी बल, बल की बीमा आपको तो एकदम जुबान पे है, mL/-2। उसके बाद दूरी का L, तो बीमा क्या आ जाएगा, mL/(T-2)। ये क्या हो गया, बीमा हो गया, ठीक है। आपने क्या देखा, परिभाषा देख लिया, सूत्र देख लिया, कैसी राशि ये देख लिया, मात्रा देख लिया, बीमा देख लिया, ठीक। ये रहा क्या दोस्तों, बल आघूर्ण। अब हम लोग देख लेते हैं कि बल आघूर्ण के एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है। तो बल आघूर्ण के एग्जाम्पल, ठीक है। चलो भाई, अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, मिटाते इसको, ठीक है। बल आघूर्ण के एग्जाम्पल को देखते हैं, और बल आघूर्ण के एग्जाम्पल क्या क्या हैं उसको आपको बढ़िया तरीके से लिख लेना। कम से कम दोस्तों 4-5 एग्जाम्पल लिखते हैं, तब आपको लगेगा ओ ये है बल आघूर्ण। चलो भाई देखो, पहला एग्जाम्पल दोस्तों, बल आघूर्ण के एग्जाम्पल बोले तो उदाहरण, ठीक है। बल आघूर्ण के उदाहरण, पहला उदाहरण दोस्तों, आप देखते हो ना, जो अपना दरवाज़ा होता है, जो अपनी खिड़कियाँ होती हैं, उस खिड़कियों में जो खोलने वाला जो हैंडल लगा होता है ना, वो देखा करो एकदम पास में लगा होता है, ठीक है। कभी आप देखे हो कि जहाँ इसकी जो घूर्णन अक्ष होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं चौखट, क्या चौखट के पास आपका वो लगा हो सकता है, एकदम नहीं लगा हो सकता है। क्यों नहीं लगा हो सकता है, देखो भाई, आप यहाँ पे फार्मूले से आपको देखना है, फार्मूले से देखना है। आप दोस्तों यहाँ पे देखो कि अगर r का मान ज़्यादा रहेगा, r का मान ज़्यादा रहेगा तो टाउ का मान क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। यानी अपने को बल कम लगाना पड़ेगा, r का मान ज़्यादा तो बल का मान कम। अगर हम लोग r का मान कम करेंगे तो अपने को बल का मान ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसीलिए जो दरवाजे होते हैं, जो खिड़कियाँ होती हैं, उसमें जो हैंडल लगाया जाता है ना, वह क्या लगाया जाता है, दूर लगाया जाता है। जो आपका चौखट होता है उससे दूर लगाया जाता है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल क्या हो गया कि हैंडल का दूर लगा होना, दरवाजे या खिड़कियों में हैंडल का दूर लगा होना, ठीक है। दरवाजे या खिड़कियों में, दरवाजे या खिड़कियों में हैंडल का दूर लगा होना, हैंडल का दूर लगा होना, ठीक है। हैंडल का दूर लगा होना। आप देखते हो जो हैंडल होता है वह कहाँ होता है, दूर लगा होता है। क्यों दूर लगा होता है, ताकि दूर लगा रहेगा, आर का मान ज़्यादा होगा। जब आर का मान ज़्यादा रहेगा अपने को कम बल लगाना पड़ेगा। और देखते हो दोस्तों, इतना कम बल लगाना पड़ता है कि ऐसे हल्का सा धक्का दो तुरंत दरवाज़ा खुल जाता है, ठीक है। अगर पता चला पास लगा देते ना, पूरा जान लगा के खींचते और खींच नहीं पाते, ठीक है। तो दरवाज़ा खोलने के लिए 2 आदमी लगते, आओ चलो दरवाज़ा खोलना है उसका, ठीक है। ये हाल रहती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सोचो क्या दिमाग था। दूसरा देखो, दूसरा दोस्तों, आप देखते हो ना, जो अपना नल होता है, नल में जो हत्था देखते हो ना, हत्था क्या एकदम छोटा सा होता है, इतना बड़ा हत्था होता है नहीं, कम से कम इतना बड़ा हत्था होता है। हम लोग दूर से ऐसे हैंडल बना होता है, ऐसे हम लोग नल चलाते हैं। नल चला लाए हो ना, अब शहर में भाई नल नहीं देखे तो भाई कहाँ से बताएं। तो जो गांव वाले उनको पता है कि हाँ नल है, अभी भी नल चल रहा है, तो नल होता है। नल में हत्था जो होता है दोस्तों, वह बड़ा बना होता है, ताकि हम लोग जब देखो बड़ा बना रहेगा, वो नल जो होगा वो क्या होगा, आपका घूर्णन अक्ष हो गया। और ये का हत्था क्या हो गया, बड़ा होता है, यानी दूर आर ज़्यादा होता है। जब आर ज़्यादा रहेगा आपको बल कम लगाना पड़ेगा। इसीलिए छोटा बाबू भी जाता है ना, वो भी ऐसे देखो लटक के उस नल को चला लेता है। अगर पता चला ज़्यादा मतलब कम हत्था छोटा रहता है ना, वो लड़का नल चला ही नहीं पाता, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो भाई, नल का हत्था, नल के हत्थे का बड़ा होना, नल के हत्थे का बड़ा होना या लंबा होना, नल के हत्थे का लंबा होना, ठीक है, लंबा होना, ठीक। चलो भाई, तीसरा देखो दोस्तों, आप लोग कुम्हार की चाक देखे हो ना, कुम्हार की चाक।
कुम्हार की चाक में देखते हो जो वहाँ पे एक लकड़ी रहता है, लकड़ी से एक छोटा सा होल बना रहता है, उस होल में लकड़ी को डाल करके उसको ऐसे से घुमाते हैं। ठीक है, अब ये आज का इलेक्ट्रॉनिक वाली जो आ गई है, जो लाइट से चलती है चक्की, वो नहीं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि इससे स्विच ऑन कर दिए पता चल रहा, उसमें नहीं होता है। ये जो पुराना वाला सिस्टम है, तो उसमें आप देखोगे तो क्या करते हैं, लकड़ी को डाल करके ऐसे, तो उसको बहुत ही ऐसे से घुमाते हैं। तो वो जो छोटा सा अच्छे से बना होता है जिसमें लकड़ी को डाल के घुमाते हैं ना, वो देखा करो एकदम किनारों पर बना होता है। एकदम किनारों पर बनाने का मतलब यही है कि अपने को आर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ले लो। आर दोस्तों जितना ज़्यादा रहेगा, देखो यहाँ पे ध्यान से फार्मूले पे आओ, आर जितना ज़्यादा रहेगा बल का मान उतना ही कम लगेगा। तो उसको घुमाने के लिए जो अपना बल चाहिए ना, वह बल कम से कम लगता है। ठीक है, बल कम से कम कब लगता है, जब आर का मान ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो कुम्हार की चाक में जो अपना छोटा सा होल बना रहता है, वह होल क्या होता है, एकदम किनारों पर बना होता है। ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हो तीसरे एग्जाम्पल में। ठीक है, कुम्हार की चाक में जो होल होता है, वह होल परिधि के पास बना होता है। और देखो दोस्तों, अब देखते हो कि गांव में ना अब तो सबके घर पे छोटी छोटी चक्की आने लगी है। ठीक है, वो अपना घर पे खुद अपना पीस लेते हैं। लेकिन इससे पहले ना गांव में जाता चलता था। ठीक है, उसको हम लोग जाता बोलते थे। ठीक है, अब तुम लोग क्या बोलते भाई, तुम ही लोग जानो। जाता, ठीक है, अब ये जाता मतलब गो वाला जाना नहीं। ठीक है, ये जाता होता था। उससे क्या करते थे लोग, अभी भी देखो गाँव में यहाँ दाल ओल जो पीसना होता है ना, उड़द की दाल हो गई, या फिर अभी आपको मटर उटर की दाल कभी थोड़ा बहुत पीसनी उसनी हो जाती है, या उसको कूटना हो जाता है, तो लोग जाता यूज करते हैं। तो जाता में देखा करो ना, जो हैंडल बना होता है जिसको पकड़ के घुमाते हैं, वह भी क्या होता है, एकदम किनारों पर बना होता है। किनारों पर बनाने का मतलब सिर्फ वही है कि आर का मान क्या हो, ज़्यादा हो। जब आर वहाँ पे किनारों बना होता है तो गांव के लोग या जो भी करता है उसको क्या होता है, उसको आराम से लोग घुमा लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता चला कि किनारे पर नहीं लगाते, बीच में लगा देते, तो पता है जो एक हाथ से घुमा लेते हैं ना, दोनों हाथ से ऐसे से घुमाना पड़ता, और पता चला कि जो गेहूँ पीसना होता है, चावल पीसना होता है ना, वो पिसाता ही नहीं और लोग थक जाते जल्दी। तो उसमें क्या होता है कि एकदम किनारों पर जब बना होता है तो उसको क्या होता है, कम बल लगा करके हम लोग आसानी से उसको घुमा सकते हैं। ठीक है, तो जाते में जो हैंडल बना होता है, जो हत्था बना होता है, वह कहाँ बना होता है, एकदम किनारों पर बना होता है। ये सब क्या है, बल आगुड़ की एग्जाम्पल है। और दोस्तों देखो, हम लोग को कोई नट खोलना होता है। ठीक है, हम लोग सलाई रेंच यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग उसको पेचकस यूज़ करते हैं। तो पेचकस में या सलाई रेंच में जितनी सलाई रेंच लंबी होती है, या पेचकस का जितना जो हत्था होता है, जो हैंडल बना होता है जिसको हम लोग पकड़ के ऐसे घुमाते हैं, वह जितना लंबा बना होता है ना, उतना आसानी से हम लोग उसको खोल सकते हैं। मतलब जब लंबा बना रहेगा, आर का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब आर का मान ज़्यादा होगा तो हमको बल कम लगाना पड़ेगा। इसीलिए देखा करो, जो बड़ा वाला पेचकस है ना, उससे कोई चीज़ खोलना है उसको आप आसानी से खोल सकते हो, मतलब कम बल लगा सकते हो, कम बल लगा। यहाँ तक कि देखा करो यार, जो कोई टायर और होता है ना ट्रक रोक का, वहाँ पे जब बड़ा बड़ा नट होता है ना, उसको खोलने के लिए देखो करो बड़ा सा सलाई रेंच होता है, उसको लोग हाथ से नहीं पैरों से चढ़ के खोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि उस पर क्या होता है, ज़्यादा बल लगाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो जब आर का मान ज़्यादा हो जाता है तो पैरों से भी हमको कम बल लगाते हैं, तभी उतना इतना बड़ा नट होता है, इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, आसानी से खोल सकते हैं। ठीक है, और देखो आप लोग तो यार देख दो ना, जो चारा बालने वाली मशीन होती है। ठीक है, गांव में भैंस को खिलाने के लिए चारा बालने वाली मशीन होती है, उसमें जो लगा होता है ना, जो मतलब पहिए पे जो लगा होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, हैंडल कह सकते हो। हैंडल वह कहाँ पे लगा होता है, एकदम पर्दी पर लगा होता है। तो ये सब चीज़ जितना मैंने एग्जाम्पल दिखाया, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल दोस्तों बल आघूर्ण के हैं। कि अब आपको तो दिमाग में बैठ गया होगा कि हाँ, अपने को आर का मान, जहाँ पे बहुत सारे यंत्र हैं, आप कम से कम ग्रुप में मैसेज में करना कि कम से कम 3-4 और जितना मैं बताऊँ उसके अलावा कम से कम 3-4 एग्जाम्पल और बताओ कि जहाँ पे लगे कि हाँ, यहाँ पे बल आघूर्ण का यूज हो रहा है, कि हाँ लग रहा है यहाँ पे बल आघूर्ण हो रहा है। ठीक, कि अपने को क्या करना है, सिर्फ आर का मान बढ़ाना है। जितना आर का मान ज़्यादा रहेगा, यफ का मान उतना कम रहेगा। आर और यफ का जो गुणनफल होता है वही अपना क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। किसी पिंड को उसकी अक्ष के परितः घुमा देना वही क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को इतने सारे एग्जाम्पल के माध्यम से, इस फार्मूले के माध्यम से, यहाँ से इतनी जगह से मैंने बल आघूर्ण बताया कि बल आघूर्ण आपको याद हो गया होगा। सिंपल आपको याद रखना है, बल लगा करके किसी वस्तु को उसकी अक्ष के परितः घुमा देना क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण का मात्रक और कार्य का मात्रक दोनों सेम होता है, लेकिन मात्रक सेम होने से ये एकदम नहीं है कि दोनों एक जैसी राशियां हैं, एकदम नहीं। दोनों में बहुत भिन्नताएं हैं। ये आपका कार्य
अदिश राशि है, जबकि बल आगुण सदिश राशि है। बल आगुण की दिशा होती है और दिशा हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात करते हैं। और उसकी दिशा किधर आती है, आर और यप दोनों के तल के लंबवत आती है। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। इस चैप्टर की दोस्तों बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो आपको मिलने वाली है। ऐसे ही जैसे आप लोग उसमें गति का समीकरण निकाले हो, ऐसे यहाँ पे घूर्णन गति के हम लोग समीकरण को निकालने वाले हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त चैप्टर है। इसको आप लोग एकदम मिस मत करिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए। हर एक चीज़ को नोट करते हुए समझते हुए जब चलेंगे ना, तब आपको लगेगा हाँ ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ईजी है। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, राधे राधे।